हेलो एवरीवन। तो आज यार मोल कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 10 लेते हैं। आज हम बात करेंगे इडियोमेट्री के ऊपर कि इडियोमेट्री में क्या आता है। पता नहीं क्यों कि एक हवा बना हुआ है कि मैक्सिमम बच्चों को इडियोमेट्री टफ लगता है। आज के लेक्चर जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप खुद डिसाइड करना क्या ये टॉपिक रियल में टफ है कि नहीं है। मैं आप पे छोड़ता हूं, राइट। लास्ट में आप मुझे बताना। तो आज बात करेंगे इडियोमेट्री के बारे में, थोड़ा बहुत। उससे पहले फॉर्मेलिटी को भी देख लेंगे। फॉर्मेलिटी को जैसे मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेलिटी को फॉर्मेलिटी के लिए ही करेंगे बस, राइट। ज्यादा कुछ आता नहीं है इससे, तो फॉर्मेलिटी के लिए ही जस्ट कराऊंगा मैं आपको। और साथ साथ में मैं आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी बताऊंगा मोल कंसेप्ट की, जिससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, राइट। और उसके रिलेटेड क्वेश्चन भी देख लेंगे। तो चलो लेक्चर नंबर 10 शुरू करते हैं आपका मोल कंसेप्ट का। लेक्चर नंबर 10 मोल कंसेप्ट का। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी है देख लो भाई अपने अकॉर्डिंग। तो बात करते हैं मोल कंसेप्ट की, मोल कंसेप्ट के लेक्चर नंबर 10 की, जिसमें हमें बात करनी है बेसिकली मेन टॉपिक तो आज का है अपना इडियोमेट्री। उससे पहले फॉर्मेलिटी को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा बहुत कि फॉर्मेलिटी क्या होती है। अच्छा देखो, आपने मोलैरिटी कर ली है, मोलैलिटी कर ली है, नॉर्मेलिटी कर ली है। तो फॉर्मेलिटी की बात करते हैं कि फॉर्मेलिटी क्या होता है, राइट। तो देखो फॉर्मेलिटी की बात करते हैं। सबसे पहली बात, फॉर्मेलिटी को डोनेट करते हैं। जैसे नॉर्मेलिटी को आप डोनेट करते हैं कैपिटल एन से, इसी तरह फॉर्मेलिटी को आप डोनेट करते हो कैपिटल एफ से, राइट। फॉर्मेलिटी को आप डोनेट करते हो कैपिटल एफ से, ठीक बात है। अच्छा, फॉर्मेलिटी होता क्या है। पहली बात, फॉर्मेलिटी डिफाइन किन चीजों के लिए होती है, फॉर्मेलिटी की जरूरत हमें पड़ी क्यों। देखो क्या होता है, ध्यान से समझना। क्या होता है कि कुछ कंपाउंड, कुछ आयनिक कंपाउंड आपके मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में नहीं होते, वो एक क्रिस्टल बना के रखते हैं। जब मैं आपको सॉलिड स्टेट चैप्टर कराऊंगा ना 12th क्लास का, सबसे पहला चैप्टर ही है सॉलिड स्टेट। बहुत ही इजी, बहुत ही प्यारा, बहुत ही विजुलाइज करने वाला चैप्टर है। और मैं आपको कराऊंगा 12th में। जब हम 12th जब शुरू करेंगे, 12th की शुरुआत ही हमारी सॉलिड स्टेट से होगी। और उधर मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो सॉलिड्स होते हैं ना, जो आपके सॉलिड होते हैं, जैसे आयनिक सॉलिड की बात करूं तो जैसे NaCl है आपका, NaCl है। तो NaCl जो है आपका मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। ये आपका मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, एक क्रिस्टल बनाता है। क्या करता है? क्रिस्टल इन अ सेंस, आप ये समझो कि जैसे रूम है ना, ये रूम है, रूम आपका एक क्यूब की तरह है। तो होता क्या है, होता एक्चुअल में ऐसा है कि जैसे एक क्यूब है, राइट। मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ज्यादा हम डीप नहीं जाएंगे, ज्यादा डीप हम उधर जाएंगे सॉलिड स्टेट में। अभी के लिए समझो एक क्यूब है, इसको वैसे बोलते हैं यूनिट सेल। क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। में सॉलिड स्टेट में बताऊंगा। छोटी सी है, बस मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो कि वैसे समझाते भी नहीं है मैक्सिमम लोग, सीधा फॉर्मूला बता देते हैं। लेकिन मैं तब भी बताना चाहता हूं आपको कि क्लियर हो कि सीधा फॉर्मूला बता के क्या कर लूंगा मैं आपको। और तो फिर आपको नोटबुक में भी, आपके बुक्स में भी मिल जाएगा। जो चीज मुझे, वो चीज बतानी जो बुक्स में भी नहीं है और आपको समझनी भी जरूरी है, क्योंकि उसके रिलेटेड कंसेप्चुअल क्वेश्चन अगर आगे कभी तो, राइट। वैसे फॉर्मेलिटी से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, इसीलिए मैंने बोला कि फॉर्मेलिटी को फॉर्मेलिटी के लिए करेंगे, लेकिन सिलेबस का पार्ट है तो करना तो बनता है। अच्छा, ए मान लो आपका क्यूब है जिसको मैं यूनिट सेल बोल रहा हूं। अब ए यूनिट सेल क्या करता है? ए यूनिट सेल, जैसे अपने अंदर सेल्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स के अंदर सेल्स, ह्यूमन बींग की आपकी यूनिट क्या है, जो सबसे छोटी यूनिट क्या है जिससे वो मिलकर बना है, आपकी सेल है, यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। तो सेल से हम मिले बन के, जैसे हम सेल से मिलके बने हैं, सेल से हमारे बने हैं हम सब लोग, राइट। इसी तरह आपके जो क्रिस्टल होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं, वो जो आयनिक कंपाउंड होता है एक 3D क्रिस्टल बनाता है, एक 3D स्ट्रक्चर बनाता है। वो 3D स्ट्रक्चर का जो सबसे छोटा पार्ट होता है, वो 3D स्ट्रक्चर का जो सबसे छोटा पार्ट होता है, जो अपने आप को बार बार रिपीट करता रहता है। जैसे ये आपका यूनिट सेल है, ये क्या करता है, अब ऐसे ही बहुत सारे यूनिट सेल आपस इधर ऐसे लगे होते हैं, ऐसे 3D शेप में ऐसे लगे होते हैं, बहुत सारे आपके क्यूब ऐसे लगे होते हैं, राइट। तो
ऐसे आपके बहुत सारे यूनिट सेल लगे होते हैं। तो ऐसे करके ना, ऐसे करके इधर नीचे भी लगा होता है, इधर भी होता है, इधर भी होता है, ऐसे बहुत सारे क्यूब्स आपस में, बहुत सारे यूनिट सेल, अगर टेक्निकल टर्म में बोलूं तो बहुत सारे यूनिट सेल आपस में ऐसे एक बनाते हैं, जिसको एक 3D स्ट्रक्चर बना देते हैं, एक 3D स्ट्रक्चर बना देते हैं। यूनिट सेल आपस में बार बार रिपीट होकर एक 3D स्ट्रक्चर बना देते हैं। मतलब समझ रहे हो कि आपके आयनिक कंपाउंड, जो काफी आयनिक कंपाउंड ऐसे हैं जो कि मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं, एक आपका 3D स्ट्रक्चर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो उन 3D स्ट्रक्चर के लिए आपका जो होता है मॉलिक्यूल्स का मोलर मास हम डिफाइन नहीं करते, उनका हम मोलर मास डिफाइन नहीं करते। मोलर मास की जगह हम एक चीज, नवी टर्म डिफाइन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मूला मास, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मूला मास, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मूला मास। हम वैसे जैसे आपको वोटर का आपको बताना हो, वोटर का मोलर मास बताना हो तो आप बोल देते थे 2 + 16, इधर से आपका 18 आ जाता था। ठीक है, इसी तरह हम NaCl की बात करें तो NaCl एक आपका आयनिक कंपाउंड है, 3D क्रिस्टल का एक आयनिक कंपाउंड है। तो इसका जो फॉर्मूला, इसको हम मोलर मास नहीं, इसको हम फॉर्मूला मास बोलते हैं। बस इतना याद रखना है आपको कि आयनिक कंपाउंड में 3D शेप का एक स्ट्रक्चर होता है, 3D वे में एक स्ट्रक्चर होता है। बस उधर हम मोलर मास वर्ड की जगह पे हम बस फॉर्मूला मास को यूज करते हैं। बस हम नॉर्मल मॉलिक्यूल्स में मोलर मास का यूज कर लेते हैं, मतलब मास ऑफ ए मॉलिक्यूल, मास ऑफ ए 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज मोलर मास। बस मोलर मास की जगह आपने इधर फॉर्मूला मास लिख दिया, बस सिंपल सा काम इतना है। ए आयनिक कंपाउंड का आपका फॉर्मूला है, उसके मोलर मास की जगह पे बस हम एक वर्ड नवा यूज करते हैं, फॉर्मूला मास। और फॉर्मेलिटी का हम कहां यूज करते हैं? फॉर्मेलिटी का हम यूज उधर ही करते हैं जब आपके आयनिक कंपाउंड्स हो, मोलैरिटी वगैरह हम काफी जगह यूज कर लेते हैं ना, मोलैरिटी हम सब जगह यूज कर लेते हैं, लेकिन फॉर्मेलिटी आपके आयनिक कंपाउंड्स में यूज होती है। तो फॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में सिमिलैरिटी नहीं है। फॉर्मेलिटी हम कहां यूज करते हैं? जब आपके आयनिक कंपाउंड हो भी 3D वे में, मॉलिक्यूल के फॉर्म, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट ना करते हो। ठीक है, इतना आप समझ गए होगे, राइट? तो आप समझ गए होगे कि हम फॉर्मेलिटी किन के लिए डिफाइन करते हैं। तो पहली बात, आप चाहो तो लिख भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप लिख सकते हो कि फॉर्मेलिटी इज डिफाइंड फॉर, पहली बात ये लिख सकते हो, नॉट डिफाइंड फॉर, नॉट, या लिख सकते हो डिफाइंड for ionic compounds which does not exist as discrete molecule, जो एक मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट नहीं करता है, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल, जो एक डिस्क्रीट मॉलिक्यूल की तरह नहीं, एक 3D शेप की तरह एग्जिस्ट करता है, 3D स्ट्रक्चर बनाता है, उनके लिए हम फॉर्मेलिटी का यूज करते हैं। क्योंकि उधर मोलर मास नहीं, उधर एक उनका आयनिक कंपाउंड का एक फॉर्मूला होता है, और उसके मास को हम फॉर्मूला मास बोलते हैं, मोलर मास नहीं बोलते हैं। बात क्लियर है? ठीक है, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पहली बात आपको ये पता लग गया, फॉर्मेलिटी डिफाइन होती है उन आयनिक कंपाउंड के लिए जो डिस्क्रीट मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं, एक आपका 3D क्रिस्टल बनाते हैं। ठीक बात है। अच्छा, अब आपका फॉर्मेलिटी होता क्या है उसको देखते हैं। फॉर्मेलिटी आपका होता है नंबर ऑफ फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इधर से पहली बात तो एक बात आपको क्लियर ही हो रही है कि फॉर्मेलिटी आपकी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है भाई, क्योंकि नीचे वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम है तो मतलब आपकी टेम्परेचर पे चीज डिपेंड करती है। हम 2 3 4 बार बात कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, राइट? तो पहली बात आपको ये पता है कि फॉर्मेलिटी भी आपकी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अच्छा, फॉर्मेलिटी होता क्या है? फॉर्मेलिटी होता है नंबर ऑफ फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ फॉर्मूला मास यूनिट ऑफ सॉल्यूट भी बोल सकते हो, नंबर ऑफ फॉर्मूला मास यूनिट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर लीटर में हो तो आप कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर मिलीलीटर में हो तो आप क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते। ये तो अब आपको आता ही है, इसमें कुछ अब बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब
जो ये नवी प्रजाति आई है, नंबर ऑफ फॉर्मूला मास यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट या नंबर ऑफ फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट कैसे लिख सकते हैं, है ना, इसी की बात है। देखो आपको पता है जैसे NaCl की ही बात करते हैं, NaCl की बात करें तो NaCl का आपके पास पहले फॉर्मूला मास आपको पता है कितना होता है, इसका फॉर्मूला मास निकाल लो 23, राइट, एंड प्लस 35.5, तो ये आपका आ जाएगा 58.5, है ना, बच्चों वाली बातें हैं। अच्छा, तो ए आपका फॉर्मूला मास है। अब ए अगर आपका फॉर्मूला मास है, मतलब वन फॉर्मूला मास आपका बराबर है, 58.5 ग्राम के। वन फॉर्मूला मास आपका बराबर है 58.5 के, ठीक बात है। तो आपका टू फॉर्मूला मास किसके बराबर होगा, आपका टू फॉर्मूला मास किसके बराबर होगा, 2 इंटू 58.5 के, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे इतने ग्राम के, टू फॉर्मूला मास इतने के ग्राम के बराबर होगा। इसी तरह अगर आपका हाफ फॉर्मूला मास बोले, इसी तरह आपसे हाफ फॉर्मूला मास बोले, तो हाफ फॉर्मूला मास ऑफ NaCl किसके बराबर होगा, 58.5 डिवाइड बाई 2 के, ऐसे ही होगा। ऐसे ही आप बाकी चीजों के भी निकाल सकते हो, 3 फॉर्मूला मास बराबर होगा 3 इंटू 58.5 के, राइट। अच्छा, अब आपसे पूछ रहे हैं ऊपर जो टर्म है नंबर ऑफ फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, कि नंबर ऑफ फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट कि मतलब जो आपका सॉल्यूट है जो आपने सॉल्यूशन में डाला हुआ है, उसका जो फॉर्मूला है, उसका जो फॉर्मूला मास है, उसका कितना मल्टीपल आपने सॉल्यूट उसमें डाला है। फिर से हो जाएगा, फिर से जैसे अगर मैं बोलूं जैसे 58 को मल्टीप्लाई करो, 58 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो 16, तो 10 11, ठीक है, 11 ए आ गया तो 117 आ गया, राइट। तो 117 आ गया, हमने वो मिला दिया 16, तो हाँ ठीक है 117 आ गया। तो जैसे 117 आया, राइट, 117 ग्राम आया। अच्छा, तो अगर कहीं लिखा हो, ध्यान से सुनना, अगर आपसे बोला हो कि 117 ग्राम यानी कि 117 ग्राम ऑफ NaCl इज डिसॉल्व इन ए 1 लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन, फाइंड इट्स फॉर्मेलिटी। तो आपको पता है कि 117 ग्राम NaCl कितना नंबर ऑफ फॉर्मूला मास के बराबर है। एक फॉर्मूला मास का वेट होता है 58.5, तो इतने फॉर्मूला मास का वेट कितना, इतना वेट कितने फॉर्मूला मास का होगा, 2 का होगा। तो बस एक 2 ही आपको इधर पुट करना था। अगर आपसे क्वेश्चन आता कि 117 ग्राम ऑफ NaCl इज डिसॉल्व इन ए 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द फॉर्मेलिटी, तो आपको क्या फॉर्मेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको 117 ग्राम NaCl कह रहे हैं उसमें डाला हुआ, तो आपको नंबर ऑफ फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। आपको NaCl का फॉर्मूला मास पता है कि NaCl का फॉर्मूला मास आपको पता है कि 58.5 ग्राम होता है, ठीक है, ये आपको पता है। आपसे नंबर ऑफ फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट पूछ रहे हैं कि कितने सॉल्यूशन में है। आपको 117 ग्राम दिया हुआ है NaCl, ये इंफॉर्मेशन दी है कि 117 ग्राम NaCl या 117 ग्राम सॉल्यूट आपने उसमें डाला है। तो एक फॉर्मूला मास आपको पता है कि 58.5 होता है, तो 117 ग्राम जो आपका सॉल्यूट दिया है वो कितने फॉर्मूला मास के बराबर होगा, कितने फॉर्मूला मास के बराबर होगा, 2 फॉर्मूला मास के बराबर होगा। तो बस इधर 2 ही लिखते, ऊपर 2 लिखते, नीचे 1000 लिखते, मल्टीप्लाई 1000 से कर देते, तो 2 आपकी फॉर्मेलिटी आ जाती, बात क्लियर हो रही है। एक क्वेश्चन कर लिया जाए उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। अब क्लियर तो वैसे इधर भी हो गया होगा, एक क्वेश्चन तब भी कर लेते हैं, मेरी भी तसल्ली के लिए और आपकी तसल्ली के लिए भी, राइट। चलो देखते हैं, इरेज कर दिया जाए इसे, ठीक है। चलो देख लो, एक क्वेश्चन देख लो, फिर हम आते हैं अपने इडियोमेट्री पे, चलो भाई और बताओ। बस हम बहुत जल्दी अपना लेक्चर नंबर 2 शुरू करेंगे, मे बी इसके बाद आपका जो लेक्चर आएगा वो लास्ट हो, मे बी बाकी देखते हैं, ठीक है, यात्रा अभी जारी है। चलो क्वेश्चन लिखो, इफ 5.85 ग्राम ऑफ NaCl is dissolved in 250 ml
250 ml of solution, find the formality, ठीक बात है। ऑप्शन चाहिए क्या? चाहिए? आंसर आएगा, मैं ऐसे करके देखूं तो, चलो आ रहा है आंसर, हो गया कैलकुलेट। तो आपको दे देते हैं ऑप्शन कि आपको थोड़ा फील आ जाए। आजकल आपको फील चाहिए होता है, पहले बच्चे पढ़ने के लिए आते थे, आजकल फील लेना चाहते हैं। चलो 0.4 एफ लगा लेना सब जगह। चलो क्वेश्चन सोल्व कर लो, एक वीडियो को पॉज कर लो, सोल्व कर लो, मैं करने जा रहा हूं। राइट, अच्छा देखो, फॉर्मेलिटी आपसे पूछ रहे हैं, 5.85 ग्राम NaCl डाला है। आपको क्लियरली पता है कि 58.5 ग्राम NaCl से आपका एक फॉर्मूला मास बनता है, एक फॉर्मूला मास आपका बनता है, आपको पता है। तो 5.85 ग्राम अगर NaCl डिसोल्व किया तो कितना फॉर्मूला मास होगा, बोलो यार। देखो 58.5 ग्राम के लिए एक फॉर्मूला मास होता है, तो 5.8 करना है, मतलब इसको 10 से डिवाइड करना है, इसको 10 से डिवाइड करोगे तभी 5.85 आएगा। तो 5.85 ग्राम के लिए मतलब ये भी 10 से डिवाइड हो जाएगा, तो मतलब फॉर्मूला मास डिवाइड बाय फॉर्मूला मास का 10th पार्ट हो जाएगा, यही होगा। फॉर्मूला मास का 10th पार्ट हो जाएगा कि एक फॉर्मूला मास का 10वां हिस्सा आपका नंबर ऑफ फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट है। आपसे पूछे कितने फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट हैं, तो 1/10 ही है। अरे यार, एक फॉर्मूला मास आपका बराबर होता है 58.5 ग्राम के, एक फॉर्मूला मास आपका एक 58.5 ग्राम के होता है। 5.85 ग्राम आपके पास दिया हुआ है, तो 5.85 ग्राम में कितने नंबर ऑफ फॉर्मूला मास होंगे, 1/10 ही होंगे ना। सही है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो तो 1/10 होगा, तो बस निकाल लो। अब आपको पता है कि 1/10 नंबर ऑफ फॉर्मूला मास कितने आ गए आपके पास, 1/10 नंबर ऑफ फॉर्मूला मास आ गए आपके पास 1/10। तो फॉर्मेलिटी क्या होगी, फॉर्मेलिटी आपकी बराबर होगी, नंबर ऑफ फॉर्मूला मास कितना है आपके पास आया 1/10, 1/10 आपके पास है नंबर ऑफ फॉर्मूला मास, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 है आपके पास, मल्टीप्लाई कर दो फिर 1000 से, ml में दिया हुआ था, मस्त इसको करोगे तो 4 आएगा, 4 ए आपका 0.1 है, तो आ गया आपका 0.4 फॉर्मेलिटी। तो ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल सी बात थी, फॉर्मेलिटी हमने फॉर्मेलिटी के लिए करनी थी, तब भी हमने बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया। ठीक है, आई होप आपको फॉर्मेलिटी क्लियर होगी। ठीक है, कुछ खास भी नहीं था। ठीक है, अब तो ये आप सबके लिए बच्चों वाला काम है। ठीक है, चलें, चलो आते हैं मेन काम पे, ईडियोमेट्री पे। ईडियोमेट्री देखते हैं कि क्या होता है, कहाँ की ये दुनिया है, क्या क्या इसमें है, इसको देख लेते हैं। चलो बात करते हैं किसकी, ईडियोमेट्री की। ईडियोमेट्री की, इस प्रजाति की भी आज हम बात कर लेते हैं। लेक्चर को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, कुछ भी नहीं है यार इसमें, बहुत हल्का टॉपिक है, बहुत हल्का टॉपिक है। मुझे पता नहीं क्यों हवा बनाया हुआ है इस टॉपिक को कि ये बहुत टफ टॉपिक है। एक बार इस लेक्चर को देखना, उसके बाद आप खुद डिसाइड करना, बताना मुझे। ठीक है, कि समझ आया कि नहीं आया, टफ टॉपिक टफ था कि नहीं था, आप अपने अकॉर्डिंग बताना। मैं कुछ भी डिसाइड नहीं कर रहा हूँ, मैं भी कुछ भी नहीं मान रहा हूँ, टफ है कि ईजी है, आप डिसाइड करना। राइट, अच्छा समझो, बस पहले क्या हो रहा है उसको समझते हैं, ध्यान से समझना। ए मान लो आपके पास एक बीकर है, ए आपके पास एक बीकर है। इस बीकर में मान लो मैंने क्या भरी हुई है, इस बीकर में मरकरी भरी हुई है। क्या भरी हुई है, मरकरी भरी हुई है, मरकरी Hg, मरकरी। ठीक है, जो आपके थर्मोमीटर में होती है। अब मैंने इसमें मैंने एक ट्यूब डाल दी, इसमें मैंने एक ट्यूब डाल दी। एक आपके पास ट्यूब थी ऐसी, एक ऐसी आपके पास ट्यूब थी, उसको आपने उल्टा करके इसमें डाल दिया, उल्टा करके इसमें डाल दिया। अब कुछ मरकरी आपकी ऊपर तक आएगी, कुछ मरकरी आपकी ऊपर तक आएगी। और इस ट्यूब में स्टार्टिंग में आपका, इस ट्यूब में शुरुआत में आपके पास क्या था, इस शुरुआत में इधर आपके पास एक हाइड्रोकार्बन था। हाइड्रोकार्बन क्या होता है,
हाइड्रोकार्बन क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन से मिला हुआ कंपाउंड, उसे हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो इधर एक आपका हाइड्रोकार्बन था, है ना, जैसे CXHY, ये आपका हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। और इस ट्यूब में और एक्सेस में ऑक्सीजन डाली थी, एक्सेस में ऑक्सीजन डाली थी। तो हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन का एक नॉन वॉल्यूम था, मतलब जिसका हमें वॉल्यूम पता था कि इतने वॉल्यूम हाइड्रोकार्बन हमने उसमें डाली, और साथ साथ में एक्सेस में ऑक्सीजन को इस ट्यूब के अंदर डाला, उसके बाद इसको उल्टा करके इसमें डाल दिया। समझ रहे हो? ठीक है। तो इधर आपकी पहले मरकरी कुछ आ गई, और इधर आपका जो इधर जगह बची थी, इधर आपका क्या है? इधर आपका हाइड्रोकार्बन है, इधर आपका हाइड्रोकार्बन है, और आपका ऑक्सीजन है। यही चीज है, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया? अच्छा, इस ट्यूब से ऐसे 2 इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, इस ट्यूब से 2 इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, जिसको हम जो कि प्लैटिनम का बेसिकली यूज होते हैं, ठीक है। प्लैटिनम के 2 इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं इस ट्यूब से। ये इलेक्ट्रोड किस लिए लगाए जाते हैं अभी समझ लेते हैं। ये इलेक्ट्रोड एक्चुअल में करंट सप्लाई करते हैं। क्या सप्लाई करते हैं? करंट सप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं अभी देखते हैं। पहली बात आपको ये समझ आ गया कि इसमें अपरेटस में क्या होता है, ठीक है। इसी ट्यूब को हम इडियोमेट्री ट्यूब बोल देते हैं, इसी ट्यूब को हम इडियोमेट्री ट्यूब बोल देते हैं, ठीक बात है। अच्छा, अब समझो इस पूरे प्रोसेस में हो क्या रहा है। पहली बात इडियोमेट्री का यूज क्या होता है? इडियोमेट्री को हम यूज करते हैं किसी हाइड्रोकार्बन का मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए। किसी हाइड्रोकार्बन का मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना होता है तो उधर हम इडियोमेट्री के प्रोसेस को यूज कर लेते हैं, या कि किसी हाइड्रोकार्बन में कितने कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है उसको बताने के लिए। सेम ही बात है, मोलिकुलर फॉर्मूला से भी आपको ये पता लग जाता है कि उस कंपाउंड में कितने कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है। तो चाहे मैं इस वे में बोलूं चाहे उस वे में बोलूं, बात एक ही है। तो इडियोमेट्री का बेसिकली यूज ये होता है कि आपको बताना मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड करना किसी हाइड्रोकार्बन का, राइट। तो आप चाहो तो लिख भी सकते हो यूज टू फाइंड मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, है ना, मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी कि एलिमेंट्स की कंपोजिशन कैसी है उस हाइड्रोकार्बन में। मतलब एलिमेंट की कंपोजिशन मतलब कि कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है। तो मोलिकुलर फॉर्मूला से आपको ही पता लगता है, जैसे किसी का मोलिकुलर फॉर्मूला C3H8 है तो आपको इससे ही पता लगता है कि 3 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है। ये आपको पता लगता है, एलिमेंट की कंपोजिशन पता लगती है। तो जाइए मैं ये लिख दूं कि यूज टू फाइंड मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, या जाइए ये लिख दूं कि इट इज यूज टू फाइंड कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स इन ए हाइड्रोकार्बन। बात एक ही है, राइट, बात एक ही है, ठीक है। अच्छा, तो पहली बात आपको ये पता लग गया कि किस लिए यूज होता है। अब देखते हैं कि कैसे हाइड्रोकार्बन का आप फॉर्मूला मास निकलता है इसमें, उसको देखते हैं। होता क्या है, सबसे पहले हमने क्या किया था, ट्यूब ली थी, ट्यूब में हमने एक नॉन वॉल्यूम का हाइड्रोकार्बन डाला था, मतलब वो उतना हाइड्रोकार्बन डाला था जिसका हमें वॉल्यूम पता है कि हम 10 ml या 20 ml हाइड्रोकार्बन मान लो हमने डाला, तो हम जितना हाइड्रोकार्बन डालते थे उसका वॉल्यूम नाप लेते थे, कितना हाइड्रोकार्बन मैं इसमें डाल रहा हूं, और साथ साथ में एक्सेस में ऑक्सीजन ले लेते थे। ऑक्सीजन आपकी एक्सेस में होती थी, किसमें? एक्सेस में, बहुत ज्यादा मात्रा में होती थी एक्सेस में, मतलब, राइट। इसको हम लेते थे ट्यूब में और ट्यूब को ऐसे उल्टा करके इस पर डाल देते थे। पहले काम आपने ये कर दिया। अब उसके बाद क्या करते थे, इस इलेक्ट्रोड से इसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते थे, जिसके कारण एक्सप्लोड होता था, बम, पटाखा सा, स्पार्क्स निकलती थी। इलेक्ट्रिक जब बिजली चलती है तो स्पार्क्स निकलती है ना, चिंगारियां निकलती हैं। उस स्पार्क्स का ही, उन इलेक्ट्रिकल स्पार्क का ही सिंपल सा मतलब इतना समझो कि ऐसे बिजली की, जैसे आपकी जब मौसम खराब होता है तो बिजली आती है ना, बिजली। अरे जब मौसम खराब होता था इंद्रदेव आपकी बिजलियां गिराते हैं, ठीक है। तो जब वो जो बिजली होती है उसी तरह आपकी इलेक्ट्रिसिटी में बिजली होती है। जैसे तार आपकी होती है तो उसकी तार जब आपकी ऐसे कहीं दिख रहा होता है तो चिंगारी निकलती है ना कहीं ना कहीं। तो उन इलेक्ट्रिकल स्पार्क को हम यूज करते हैं, उन इलेक्ट्रिकल स्पार्क को हम यूज करते हैं इस कार्बन को, जो आपका हाइड्रोकार्बन है, उसकी कंबशन कराने के लिए। क्या कराने के लिए? उसको ऑक्सीडाइज कराने के लिए। सबसे पहली बात है, समझ आ गई। हमने क्या लिया था, हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन लिया था, उसको लेके आपके ट्यूब ली, उसको मैंने इसमें डाल दिया, उस ट्यूब को मैंने इसमें डाल दिया। अब ट्यूब को जब मैंने इसमें डाल दिया, उसके बाद मैंने इधर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की, जिसके कारण आपका हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोड हुआ, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिकल स्पार्क आपने दिए थे, इलेक्ट्रिकल स्पार्क के कारण आपका जो है हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोड हुआ। अब एक्सप्लोड होके उस हाइड्रोकार्बन ने क्या बनाया? अब आपको पता है कि हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है।
तो जब इसको इलेक्ट्रिकल स्पार्क दिया, जब इसको हमने इलेक्ट्रिकल स्पार्क दिया थ्रू ए इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रिकल स्पार्क्स हमने जब दिए, बिजली के झटके दिए, सिंपल सा मतलब है, चिंगारी दी ना बिजली की यार, तो ए जो है आपका कार्बन जो है वो आपका ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, और हाइड्रोजन जो है उसने ऑक्सीडाइज होकर वाटर बना लिया था। बस इलेक्ट्रिकल स्पार्क का काम इतना ही था कि उसने क्या किया, इस कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया, ऑक्सीडाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया, और हाइड्रोजन को वाटर में कन्वर्ट कर दिया। इतना समझ आ गया? अभी तक हमने बस क्या किया, ट्यूब को इसमें डाला, एक्सप्लोड किया, जिससे आपका जो कार्बन था वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन थोड़ा वाटर में कन्वर्ट हो गया। अभी तक हमने इतना कर लिया, राइट। अच्छा, एक काम आपने कर लिया। अब जो ये आपका वाटर बना था, ये जो आपका वाटर बना था, अभी दोनों गैस में ही है ना, दोनों अभी गैस में ही है। अब हम क्या करते हैं, उसके बाद तीसरा स्टेप हम क्या करते हैं, ये जो आपकी वाटर गैस बनी थी ना, इसको हम कंडेंस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कंडेंस। आपने पहले पटाखा मारा, ठीक है, बम सी आवाज आई, एक्सप्लोड किया, इलेक्ट्रिकल स्पार्क्स दिए, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, वाटर बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बन गई। अब आप क्या करते हो, जो वाटर के आपके वेपर्स हैं, वाटर क्योंकि वेपर फॉर्म में था, गैसेस फॉर्म में था, उसको आप कंडेंस करते हो। कैसे कंडेंस करते हो? जो ट्यूब है इसको ठंडा कर देते हो, ट्यूब को ठंडा कर देते हो। जब ट्यूब को आप ठंडा करोगे तो वाटर्स के जो वेपर्स हैं वो आपके कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में नीचे गिर जाएंगे, कन्वर्ट होकर नीचे गिर जाएंगे। अरे यार, जैसे भाप होती है, जैसे जब पतीले में आप जब पतीले को गर्म करते हो तो भाप निकलती है, वेपर्स निकलते हैं। अब उन वेपर्स को अगर एक थैले में इकट्ठा कर लो, उन वेपर्स को एक थैले में अगर इकट्ठा कर लो और उसको वापस फ्रिज में डाल दो तो पानी ही बन जाएगा। कूल करोगे पानी ही बन जाएंगे वाटर के वेपर वापस, ठीक है। तो कूल, इसको हम फिर वापस कूल कर देते हैं, तो जो आपका वाटर था, ये वाटर गैस जो था, वेपर थे, वाटर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वाटर कंडेंस हो जाता है, वाटर आपका कंडेंस हो जाता है। और फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, लास्ट में जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बचता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम ऑब्जर्व करवा देते हैं। जैसे आप देखते हो ना चारकोल, जैसे हम चारकोल होता है हमारे पास, चारकोल क्या करता है, गंदगी को या डस्ट को खींच लेता है अपनी तरफ। इसलिए हम कहते हैं ना कोल, जो आजकल कोलगेट आने लग गए हैं, चारकोल, जिसमें चारकोल डाला हो, जो आपकी सारी कीटाणुओं को मार दे, ऐसे ऐड करते हैं, राइट। तो चारकोल क्या करता है, डर्ट को अपनी तरफ खींच लेता है ना, गंदगी को अपनी तरफ खींच लेता है। तो इसी तरह जो KOH होता है ना यार, जो KOH होता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी तरफ खींच लेता है। KOH क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेता है। क्या करता है? ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक बात। KOH क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेता है, हालांकि सल्फर डाइऑक्साइड को भी ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। KOH कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेता है, सल्फर डाइऑक्साइड को भी कर लेता है। अभी के लिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड के काम है। तो अब हम क्या करते हैं, फिर फाइनल स्टेप में, फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, फोर्थ स्टेप में हम कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करवा देते हैं बाय KOH। KOH क्या कर देता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेता है। क्योंकि हुआ क्या था, जब आपने हाइड्रोकार्बन को जब एक्सप्लोड किया तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिला, वाटर मिला, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला, जिसमें से आपने वाटर को कंडेंस कर दिया, ठीक है। मतलब क्या हुआ था, हाइड्रोजन जो था, हाइड्रोकार्बन जो था, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट हुआ और आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला, है ना। अरे जो आपने इलेक्ट्रिकल स्पार्क दी, इसी के कारण तो हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन में रिएक्शन हुई, इसी के कारण तो ऑक्सीजन, हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन में रिएक्शन हुई और आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल गया था, जिसमें वाटर को आपने कंडेंस कर दिया। अब बचा क्या क्या आपके पास फाइनली, जब आपने एक्सप्लोडेशन करा दी, मतलब जब आपने रिएक्शन करा दी, तो बचा क्या क्या, एक तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बचा, एक आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बचा, और एक क्या बचा, कुछ ऑक्सीजन तो यूज हो गई इसको कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में और वाटर बनाने में। अरे हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना लिया, तो कुछ ऑक्सीजन तो यूज हो गई, लेकिन ऑक्सीजन हमने एक्सेस में लिया, बहुत ज्यादा में ली है। तो कुछ कार्बन आपके यूज हो गई कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाने के लिए, और कुछ ऑक्सीजन अभी भी बची हुई है, कुछ ऑक्सीजन अभी भी बची हुई है। कुछ देखो आपके पास बहुत सारी ऑक्सीजन है, बहुत सारी ऑक्सीजन है, ए मान लो आपकी पूरी ऑक्सीजन है, ए मानकर पूरी आपकी ऑक्सीजन है, इसमें से इतनी यूज हो गई, इसमें से इतनी यूज होगी, इतनी ऑक्सीजन बची, इतनी ऑक्सीजन बची, आपके पास इतनी ऑक्सीजन बची। तो फाइनल जो आपके पास बचा, फाइनल आपके पास कौन कौन सी गैस बची, पहली बात तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बची, क्योंकि वाटर को गैस को तो आपने कंडेंसी कर दिया था, तो अब गैस बची ही नहीं। तो आपके पास दो गैस बची, पहली बात है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी अनरिएक्टिव ऑक्सीजन। कितनी बची, जो
आपकी अनरिएक्टिव ऑक्सीजन बची, कुछ तो रिएक्ट होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना लिया था, जो आपकी ऑक्सीजन बची उसे मैंने बोल दिया लेट्स से अनरिएक्टिव ऑक्सीजन। तो आपके फाइनल सॉल्यूशन में दो गैस बची, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक अनरिएक्टिव ऑक्सीजन। बस इतनी बात थी। अब मैं एक मिनट में बोल रहा हूं, आपको सब समझ आ जाएगा। एक मिनट में बोल रहा हूं, आपको सब समझ आ जाएगा। ध्यान से सुनना। क्या किया, ट्यूब में हाइड्रोकार्बन और एक्सेस में ऑक्सीजन थी, उसको मैंने उल्टा करके इसमें मरकरी में डाल दिया। ऊपर मैंने प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड्स लगाए हुए हैं। अब मैंने क्या किया, प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रिकल स्पार्क दी, जिसके कारण हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन में रिएक्शन हुई और आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के वेपर मिल गए थे। ठीक है, वाटर के वेपर मिल गए थे, जिसमें वाटर के वेपर को आपने कंडेंस करके लिक्विड बना दिया था। तो इसका तो काम आपने इधर ही खत्म कर दिया। उसके बाद बचा क्या आपके पास फाइनल सॉल्यूशन में, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बची और एक जो ऑक्सीजन बच गई थी। ऑक्सीजन आपकी एक्सेस में थी, मतलब कुछ ऑक्सीजन यूज हो गई आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाने के लिए, और कुछ ऑक्सीजन आपकी बची रहेगी, मतलब अनरिएक्टिव ऑक्सीजन, जिसको मैंने बोल दिया। तो आपके पास फाइनल जो आपके पास फाइनल जो सॉल्यूशन में बचा, आपके पास क्या बचा, जब रिएक्शन हो गई तो फाइनली आपके पास क्या बचा, एक कार्बन डाइऑक्साइड बचा और एक अनरिएक्टिव ऑक्सीजन बची। ये अभी तक हमने देखा है, इसके अलावा भी कुछ भी नहीं समझा है। इतनी बात क्लियर है। तो पूरी इडियोमेट्री में ही होता है। अब इससे हाइड्रोकार्बन का मास कहां आया, अभी आ गया। इतना अगर आपको समझ आ गया तो हाइड्रोकार्बन का मास आ गया। देखो कैसे आ गया, समझो। निकालना भी देखेंगे कैसे निकालते हैं। एक बार ये समझो। चलो क्वेश्चन के जरिए ही देखते हैं, फिर ज्यादा आई थिंक आपको समझ आएगा। मैं समझा ऐसे भी सकता हूं आपको, क्वेश्चन के जरिए समझाता हूं, फिर बहुत प्यारा समझ आएगा। देखो करें, ठीक है, करें। अच्छा चलो ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं, इसको भी इरेज करते हैं। सबसे पहले तो देखो, आपको भी याद हो, मैंने आपको एक रिएक्शन कराई थी हाइड्रोकार्बन की कंबशन की, याद है कुछ, CXHY X बराबर है प्लस X प्लस Y/4 ऑक्सीजन, ऐसे करके कुछ याद है? याद होगा। ठीक है, आपने अगर पहले लेक्चर देखे तो याद होगा। देखो CXHY X प्लस Y/4 ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आपका X कार्बन डाइऑक्साइड और Y/2 वाटर देता है। यही आपको मैंने कंबशन रिएक्शन कराई थी हाइड्रोकार्बन की। इसका मैंने क्वेश्चन भी कराया हुआ है, जेई में आया हुआ या नीट में आया हुआ, इन दोनों में से कोई कराया होगा। ठीक है, ये रिएक्शन मैंने आपको कराई हुई है। कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन है। अब इसी रिएक्शन का इधर यूज होगा, इसकी स्टाइकोमेट्री को समझ लेते हैं। अब आपको देखो पता है कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन रिएक्ट विद X प्लस Y/4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्म X मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड Y/2 मोल ऑफ वाटर। ये आपको पता है, इसकी स्टाइकोमेट्री है ना। अब जो ये आपका इडियोमेट्री का ये जो पूरा प्रोसेस, हमने जो अभी पूरी राम कहानी सुनी है, भगवान श्री राम की कहानी जो सुनी है इधर अभी हमने, इसमें जो होता है, ये जो हमें प्रोसेस कराते हैं, इस टाइम पे हम टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं। ये जब हम पूरा प्रोसेस करा रहे होते हैं, उस टाइम हम टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं। टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखने का मतलब क्या हुआ कि इधर अवोगाड्रो लॉ हम लगा सकते हैं। अवोगाड्रो लॉ क्या बोलता है, अंडर ए सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल मोल्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेन द इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। राइट, यही हमने देखा था, अवोगाड्रो लॉ कर चुके हैं। मतलब कि वॉल्यूम जो है, क्योंकि आपको पता है गैस के लिए PV बराबर होता है NR, ठीक है। तो अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, प्रेशर कांस्टेंट हो जाए, R तो कांस्टेंट है, मतलब तो वॉल्यूम आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शन आ गया नंबर ऑफ मोल्स के। तो आप मोल की जगह क्या वॉल्यूम लिख सकते हो, राइट, ठीक है, लिख सकते हो। तो मोल की जगह बस वॉल्यूम लिख दो। तो आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन रिएक्ट विद X प्लस Y/4 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्म X वॉल्यूम ऑफ
कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर तो आपका लिक्विड में था, तो वाटर लिक्विड में था, तो इधर तो आप अवोगाड्रो लॉ नहीं लगा सकते ना, अवोगाड्रो लॉ गैस में लगता है, तो इधर हम इसका कुछ लिख ही नहीं, इसकी हमें जरूरत भी नहीं है, इसीलिए हमने इसे कंडेंस करा दिया था। तो अवोगाड्रो लॉ इसमें आप नहीं लगा सकते क्योंकि वाटर आपका लिक्विड फॉर्म में है, और लिक्विड के लिए अवोगाड्रो लॉ तो लगता नहीं, गैस के लिए ही लगता है, राइट। ठीक है, तो हमने लिख दिया, है ना। तो मतलब आप ये सिंपली ये बोल सकते हो ना फाइनली यार कि 1 मिलीलीटर हाइड्रोकार्बन का रिएक्ट करता है x प्लस वाई बाय 4 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन से, और आपका x मिलीलीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, x मिलीलीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्या आपको बस इतना समझ आ गया? एक बार बोल दो हाँ समझ आ गया, बोल दो आ गया, चलो ठीक है। आपको इतना समझ आ गया कि ये चीज हो रही थी। 1 मोल में हमने पहले लिखा, मोल में आपको आता ही है, फिर आपको पता कि टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट है, तो अवोगाड्रो लॉ लगा सकते हैं, तो आपने ऐसे वॉल्यूम के फॉर्म में लिख दिया कि 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन रिएक्ट विद x प्लस वाई बाय 4 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्म x वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो मतलब 1 मिलीलीटर इसके इतने मिलीलीटर से कंबाइन होके x मिलीलीटर ऑफ आपका कार्बन डाइऑक्साइड देता है, आप ऐसे बोल सकते हो। अब क्वेश्चन करते हैं, अब आ जाओ क्वेश्चन में। ये पूरी होगी आपकी इडियोमेट्री की थ्योरी, ये पूरी होगी आपकी इडियोमेट्री की थ्योरी की क्या होता था। आपकी ट्यूब होती थी, उसको हम डालते थे इसमें, जिसमें हाइड्रोकार्बन और एक्सेस में ऑक्सीजन होती थी, फिर हम इलेक्ट्रिकल स्पार्क देते थे, जिसके कारण हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देती थी, जिसमें वाटर को हम कंडेंस कर देते थे, कार्बन डाइऑक्साइड को हम ऑब्जर्व करवा लेते थे बाय द यूज ऑफ KOH, और आपके पास फिर बचता क्या था? अनरिएक्टिव ऑक्सीजन आपके पास बच जाती थी, अनरिएक्टिव ऑक्सीजन आपके पास बच जाती थी। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा कि हम क्या करना चाहते हैं, क्वेश्चन पे ही मेन बात है। चलो देखो, एक क्वेश्चन देख लेंगे, सब क्लियर हो जाएगा, सब का सब, कुछ भी नहीं रह जाएगा। देखो क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन पे ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा, उसके बाद कोई भी इडियोमेट्री का क्वेश्चन उठा लेना। मैं क्वेश्चन अच्छा लेके आया हूं, ठीक है, तो इसको करते हैं। देखो लिखो क्वेश्चन, 10 ml ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन, 10 ml ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन was burned completely in 80 ml of oxygen gas at NTP, normal temperature and pressure. Okay, the remaining gas occupy 70 ml at NTP. Okay, this volume become 50 ml on treatment with potassium hydroxide solution, ठीक बात है। What is the formula of hydrocarbon? ये आपको बताना है कि हाइड्रोकार्बन का उसका फॉर्मूला क्या होगा। अगर मैं आपको ऑप्शन देना चाहूं तो आप चाहो तो ये लिख सकते हो कि अल्केन होगा, ठीक है। बी लेट्स से आपका मैं अच्छा फॉर्मूला लिखना है ना, तो लेट्स से मिथेन, दूसरा ले देता हूं मैं इथेन, सी ऑप्शन दे देता हूं आपको इथीन, फोर्थ ऑप्शन दे देता हूं आपको लेट्स से प्रोपेन। आपको बताना है कि कौन सा फॉर्मूला क्या होगा, या मतलब नेम क्या होगा जो आपका हाइड्रोकार्बन होगा, उसका नेम IUPAC नेम क्या होगा, आपको ये बताना है, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, है ना। आपको क्लियरली पता लग रहा है अच्छा पहली बात तो क्वेश्चन देख के क्लियरली पता लग रहा है ना कि ये जियोमेट्री का क्वेश्चन है। बोलो भाई
क्लियरली पता लग रहा है ना कि हाइड्रोकार्बन को बर्न कर रहे हैं, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो और आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज कर रहे हैं 50 ml, तो मतलब सिंपली इडियोमेट्री हो रही है, हाइड्रोकार्बन को बर्न करना इडियोमेट्री हो रही है। मतलब सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन की आपकी कंबशन रिएक्शन लिख देंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई बाय 4 ऑक्सीजन आपका रिएक्ट करके x कार्बन डाइऑक्साइड और y/2 आपकी ऑक्सीजन y/2 वाटर बना लेती थी, ये आपकी कंबशन रिएक्शन होती थी। ठीक बात है। तो इधर आपको अब सिंपली हम सीधा लिख सकते हैं ना, क्योंकि आपको मैंने बताई दिया, तो आप सिंपली लिख सकते हो कि 1 मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोकार्बन रिएक्ट विद x प्लस y/4 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्म x मिलीलीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये मैंने आपको समझाई दिया था, इधर तक मैंने आपको समझाई दिया था कि इस रिएक्शन से आप इतना कंक्लूड कर सकते हो, है ना। ये हमने देख लिया था। अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं। आपको बोला है कि 10 ml ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन वाज बर्न कंप्लीटली इन 80 ml ऑफ ऑक्सीजन। 80 ml आपके पास ऑक्सीजन थी, 80 ml आपके पास ऑक्सीजन थी। अच्छा, 10 ml आपके पास गैसियस हाइड्रोकार्बन है, एनटीपी पे है, मतलब हम अवोगाड्रो लॉ लगा सकते हैं, इसलिए हमने मोल की जगह मिलीलीटर वॉल्यूम के टर्म में लिख दिया। अच्छा, द रिमेनिंग गैस ऑक्यूपाइज 70 ml एट एनटीपी। देखो रिमेनिंग गैस, इधर से बस वर्डिंग को ही समझना है। क्या था, हाइड्रोकार्बन को हमने बर्न किया 80 ml ऑफ ऑक्सीजन में। तो जब हम क्या करते थे इडियोमेट्री में, हाइड्रोकार्बन लेते थे, ट्यूब में डालते थे, उसको बर्न करते थे, मतलब बिजली देते थे, इलेक्ट्रिकल स्पार्क देते थे, जलाते थे उसे, जिससे आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता था, जिसमें वाटर आपका कंडेंस हो जाता था। तो फाइनली आपके पास क्या बचता था, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक अनरिएक्टिव ऑक्सीजन। कुछ ऑक्सीजन रिएक्ट होकर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना लेती थी, एक्सेस में हम ऑक्सीजन लेते थे, तो मतलब फाइनली आपके पास क्या बचता था, कार्बन डाइऑक्साइड और अनरिएक्टिव ऑक्सीजन ही बचती थी। बोलो भाई, बात क्लियर है। तो आपको क्या बोल रहे हैं कि आपने 100 ml गैसियस हाइड्रोकार्बन को बर्न किया कंप्लीटली इन 80 ml ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एनटीपी, कि 80 ml आपके पास ऑक्सीजन थी, उसको 100 ml गैसियस हाइड्रोकार्बन के साथ बर्न किया। तो जब आपके पास रिमेनिंग गैस बची, उसका वॉल्यूम कितना है, 70 ml। तो रिमेनिंग गैस क्या क्या होगी, ये रिमेनिंग गैस क्या ये चीज होगी। रिमेनिंग गैस में क्या क्या होगा, इधर अगर मैं लिखूं तो इस रिमेनिंग गैस में क्या होगा, पहली बात तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा और अनरिएक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा और एक अनरिएक्टिव ऑक्सीजन होगी। ये दो चीज होंगी ना रिमेनिंग गैस में। यार जब आपकी रिएक्शन हो जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड और अनरिएक्टिव ऑक्सीजन तो बचेगी, ये हम समझ चुके हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और अनरिएक्टिव ऑक्सीजन का आपको वॉल्यूम दिया है 70 मिलीलीटर। क्या आपको ये समझ आ रहा है? राइट, कोई दिक्कत तो नहीं है। हम 2-3 बार ये बात को समझ चुके हैं कि लास्ट में आपके पास क्या बचता है, वाटर तो आपका कंडेंस हो जाता था, तो आपके पास क्या क्या बचता था, बस कार्बन डाइऑक्साइड बचती थी और अनरिएक्टिव ऑक्सीजन बचती थी, ये चीज बचती थी। क्योंकि हाइड्रोकार्बन तो आपका पूरा बर्न हो गया, पूरा जला दिया हाइड्रोकार्बन को, तो फाइनली आपके पास क्या क्या बचा, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और अनरिएक्टिव ऑक्सीजन। कुछ ऑक्सीजन यूज हो गई थी रिएक्ट करने में, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाने में। तो जो बची हुई ऑक्सीजन है फाइनल सोल्यूशन में, वो बची हुई ऑक्सीजन ही अनरिएक्टिव ऑक्सीजन बची है और कार्बन डाइऑक्साइड बची है। तो ये चीज बची थी, मतलब उसका वॉल्यूम दिया है कि जब आपने इसको बर्न किया इन 80 ml ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एनटीपी, तो इसको आपने बर्न, मतलब ये बताया कि 10 ml ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन को जला दिया गया था इन 80 ml ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एनटीपी। तो जलाने के बाद जो रिमेनिंग गैस थी उसका वॉल्यूम है 70 ml। तो रिमेनिंग गैस क्या क्या थी, कार्बन डाइऑक्साइड और अनरिएक्टिव ऑक्सीजन। तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और अनरिएक्टिव ऑक्सीजन का जो आपको वॉल्यूम दिया वो 70 ml दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद दिस वॉल्यूम बिकम 50 ml ऑन ट्रीटमेंट विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। ये जो आपका वॉल्यूम था, जो 70 ml आपका वॉल्यूम था, ये 50 ml हो गया जब हमने इसकी ट्रीटमेंट कराई इन विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब KOH बोल रहे हैं, राइट। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेता है। तो हमने क्या किया, ये जो आपके पास 70 ml आपके पास गैस थी जिसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड और अनरिएक्टिव ऑक्सीजन था, ये आपका 50 ml रह गया जब आपने KOH से, मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीटमेंट कराई। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने क्या किया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने एक्चुअल में क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है। तो ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने पास खींच लेगा। 70 ml पहले था आपके पास,
पोटेशियम, आपने जब 70 ml की पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराई, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से आपने ट्रीटमेंट कराया, तब आपके 50 ml बचा, 50 ml आपके पास बचा। तो मतलब आप सिंपली ये क्या आप समझ पा रहे हो कि 20 ml कार्बन डाइऑक्साइड था, क्योंकि पहले 70 ml था, KOH के साथ ट्रीटमेंट कराई और आपको पता है कि KOH क्या करता है, KOH क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेता है। तो पहले 70 ml था, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेता है, तो पहले आपके पास 70 ml था, बाद में 50 ml बचा, तो KOH ने क्या किया होगा, 20 ml कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लिया होगा। तो आपको क्या वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। तो आपने निकाल लिया, आपको पता लग गया कि वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 20 ml। ये आपको समझ आ गया। देखो सिंपल सी बात थी, बस इतना ही समझना है और कुछ भी नहीं है। रिमेनिंग गैस बोल रहे 70 ml थी, रिमेनिंग गैस आपको पता है कार्बन और अनरिएक्टिव ऑक्सीजन थी जो कि 70 ml थी। उसकी आपने ट्रीटमेंट कराई KOH से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, तो आपके पास फाइनल सोल्यूशन जो है वो 50 ml बन गया। 70 पहले था, जब आपने उसकी ट्रीटमेंट कराई KOH से तो आपका 50 ml बच गया। तो KOH आपका क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेता है। तो 70 ml पहले था, KOH से रिएक्शन, KOH के साथ ट्रीटमेंट कराई तो 50 ml बचा। तो KOH आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है, तो पहले 70 था, बाद में 50 बचा, तो मतलब 20 ml आपका 20 ml वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का आपका KOH ने ऑब्जर्व कर लिया। तो आपको वॉल्यूम पता लग गया कार्बन डाइऑक्साइड का, ये आपको पता लग गया। अच्छा, तो 20 ml आपका क्या बन गया, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपका आ गया। ठीक बात है। तो आपको इससे ए भी पता लग गया कि अनरिएक्टिव ऑक्सीजन कितनी थी। जब 20 ml आपका क्या आया, कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम, तो अनरिएक्टिव ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना आ गया, 50 ग्राम, 50 ml आ गया ना। अरे यार, कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम अगर 20 है तो 20 प्लस अनरिएक्टिव ऑक्सीजन बराबर है 70 के। तो अनरिएक्टिव ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना आ गया, 50 ml आ गया। अनरिएक्टिव ऑक्सीजन का वॉल्यूम 50 ml आ गया। तो चलो, तो अनरिएक्टिव कहां लिखे, इधर लिख देते हैं, इधर लिख दूं तो अनरिएक्टिव ऑक्सीजन, अच्छा ऐसे लिख दूं, चलो इधर लिख दो यार। अनरिएक्टिव ऑक्सीजन का वॉल्यूम आया आपके पास कितना, 50 ml, है ना, क्योंकि 20 ml जब कार्बन डाइऑक्साइड का आ गया तो 20 ml प्लस अनरिएक्टिव ऑक्सीजन बराबर है 70 के। तो इधर से अनरिएक्टिव ऑक्सीजन आ गया 50 ml, 50 ml आ गया आपके पास अनरिएक्टिव ऑक्सीजन। और स्टार्टिंग में आपको कितना बोला था कि आपने 80 ml ऑक्सीजन ली थी, 80 ml ऑक्सीजन थी आपके पास, तो मतलब कितना ml आपकी ऑक्सीजन रिएक्ट कर गई, 80 ml आपके पास स्टार्टिंग में थी, 50 ml अनरिएक्टिव रह गई, तो मतलब 30 ml आपकी रिएक्ट कर गई। 80 ml ऑक्सीजन आपके पास स्टार्टिंग में थी, जिसमें से 50 ml आपकी अनरिएक्टिव है, तो रिएक्टिव ऑक्सीजन कितनी हो गई, 30 ml हो गई। तो आपके पास रिएक्टिव ऑक्सीजन आ गई 30 ml। बस काम इधर खत्म है, इतना अगर आपको समझ आ गया तो रिएक्टिव ऑक्सीजन आ गई 30 ml। ठीक है। अब जो ए आपकी ऑक्सीजन होती है, रिएक्टिव ऑक्सीजन की बात होती है। ए जो इधर हम इधर ऑक्सीजन लिखते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं ना, कि इतने हाइड्रोकार्बन, इतने मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोकार्बन इतने ऑक्सीजन से रिएक्ट कर गया, मतलब ये आपकी रिएक्टिव ऑक्सीजन की बात हो रही है। ठीक है। तो अब देखो, बस अब आपका काम हो गया। ए हमने लिख दिया था, इसको मैं लिख देता हूँ छोटा करके इधर ही कहीं, कि इधर से आपका 50 ml आ गया था, 50 ml बच गया था KOH से रिएक्शन कराने के बाद। तो इससे आपको एक कंक्लूजन मिला कि वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 20 ml है। अच्छा, तो अब आपको 10 ml का गैसेस हाइड्रोकार्बन दिया था। ठीक है। तो 1 मिलीलीटर इतने से रिएक्ट करता है, तो 10 मिलीलीटर किससे करेगा, 10 मिलीलीटर रिएक्ट करेगा 10 इंटू एक्स प्लस वाई बाय 4 मिलीलीटर से। अरे 1 मिलीलीटर अगर इतने मिलीलीटर से कंबाइन होता है तो 10 मिलीलीटर आपको दिया, तो 10 मिलीलीटर इतने मिलीलीटर से कंबाइन होगा और आपको कितना दे देगा, 10x मिलीलीटर आपको कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा। ये चीज होगी 1 मिलीलीटर अगर इतने मिलीलीटर से कंबाइन होकर इतने मिलीलीटर आपको दे रहा है, तो 10 मिलीलीटर इतने 10 टाइम्स ऑफ इसके कंबाइन होकर 10 टाइम ये दे देगा। सेम वही हमने यूनिटरी मेथड लगाया। ठीक है, स्टाइकोमेट्री लगाई, ये आपने कर दिया। अब आपने निकाल लिया था वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, आपका 20 ml आया, मतलब 20 ml आपका बराबर हो जाएगा 10x के। 20 ml बराबर हो जाएगा 10x के। अरे 20 ml आपने वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकाला, और वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड x की फॉर्म में कितना है, 10x, x की फॉर्म में है 10x, तो मतलब 20 आपका बराबर आ गया 10x के। तो इधर से आपके पास x आ गया 2, x आ गया 2। ठीक है, पहली बात x आ गया 2, क्योंकि 20 ml वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपने निकाला 20 ml और उसको x के फॉर्म में देखो 10x के बराबर होगा, 20 बराबर 10x के आ गया, तो x इधर से 2 आ गया। अच्छा, दूसरी बात, आपको
अनरिएक्टिव ऑक्सीजन आपको बताई थी 50 ml है, तो मतलब रिएक्टिव ऑक्सीजन आपकी कितनी हो जाएगी, रिएक्टिव ऑक्सीजन आपकी 30 ml हो जाएगी। 80 ml आपकी स्टार्टिंग में ऑक्सीजन थी, अनरिएक्टिव ऑक्सीजन आपकी 50 ml है, तो 80 में से -50 कर देंगे तो ए पता लग जाएगा कि कितनी ऑक्सीजन रिएक्ट हुई है। तो रिएक्टिव ऑक्सीजन कितनी है आपकी 30 ml है, राइट। तो रिएक्टिव ऑक्सीजन 30 ml है, और यही क्या आपकी रिएक्टिव ऑक्सीजन की वैल्यू है एक्स और वाई के फॉर्म में। यही आपकी रिएक्टिव ऑक्सीजन है ना कि 10 ml के लिए इतनी ऑक्सीजन चाहिए होती है, इतनी 10 ml से इतनी ऑक्सीजन रिएक्ट होकर आपको इतना कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो मतलब ए रिएक्टिव ऑक्सीजन की वैल्यू दी हुई है एक्स और वाई के फॉर्म में, और रिएक्टिव ऑक्सीजन आपको पता है कि 30 ml है, तो 30 ml बराबर होगा 10 इंटू एक्स प्लस वाई बाय 4 के ही, ठीक बात है। तो रिएक्टिव ऑक्सीजन को हम बराबर एक्स और वाई के फॉर्म में लिखना चाहे तो इसके रिएक्टिव ऑक्सीजन आपने निकाला 30 ml आई, और बराबर लिखा 10x प्लस वाई बाय 4 के, ठीक है, 10x प्लस वाई बाय 4 के लिखा। अब इधर से अब आपको x की वैल्यू पता है 2, इधर पुट कर दो, x की वैल्यू पता है 2 तो इधर पुट कर दो, तो 30, ठीक है, 30 बराबर है 10, x की वैल्यू है 2, ठीक है, y बाय 4, ये आपने पुट किया। तो इधर से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, कहाँ लिखें, ऊपर लिख दूं, जगह अपने पास कम होती है हमेशा की तरह। तो 3 आ गया, इधर से अब कटेगा तो 0 से 0 मर गया, तो 3 बराबर 2 प्लस वाई बाय 4, तो 3 माइनस 2 1, तो इधर से आपके पास y 4 आ जाएगा, y आपके पास 4 आ जाएगा। तो आपके पास x आया 2, y आया 4, तो हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला मास क्या हो जाएगा, आपको एक्चुअल में निकालना तो x और y ही था, x और y निकल गया तो हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला मास पता लग गया। x आया आपके पास 2, y आया आपके पास 4, तो मतलब C2H4 आपका हो गया मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। और ये क्या होता है आपका, ये आपका इथीन होता है, ये आपका इथीन होता है, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। एक बार मैं फिर 1 मिनट में रिपीट कर रहा हूं, जिनको अगर समझ आ गया है तो 1 मिनट स्किप कर सकते हैं, और जिनको नहीं अभी थोड़ा सा डाउट है या एक बार फिर से सुनना चाहते हैं तो सुन लो। समझ सबको आ गया होगा कि मैंने रिपीट इतनी बार कर दिया है, एक बार फिर से सुन लो। तब भी आपको क्या पता था, 10 ml ऑफ गैसेस हाइड्रोकार्बन को बर्न किया था 80 ml ऑक्सीजन में, गैस एट एनटीपी, तो रिमेनिंग, तो जब आपने 10 ml गैसेस हाइड्रोकार्बन को जलाया, 80 ml ऑफ ऑक्सीजन आपको दी हुई थी, तो जलाने के बाद आपके पास क्या बचा, जो रिमेनिंग गैस थी उसका वॉल्यूम था 70 ml, और रिमेनिंग जलाने के बाद रिमेनिंग गैस क्या क्या बचती थी अपने पास, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और एक अनरिएक्टिव ऑक्सीजन। तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और अनरिएक्टिव ऑक्सीजन का वॉल्यूम दिया था आपको 70 ml, ठीक बात है। उसके बाद दिस वॉल्यूम बिकम 50 ml ऑन ट्रीटमेंट विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ए वॉल्यूम जो था 70 ml जो था वो 50 ml रह गया जब KOH के साथ हमने रिएक्शन कराई। और आपको पता है कि KOH की ट्रीटमेंट कराने से KOH क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेता है, तो मतलब 20 ml कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व होगी, तो आपको वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पता लग गया 20 ml, ठीक है। तो उससे आपका 20 ml आ गया वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अनरिएक्टिव ऑक्सीजन कितनी आ गई, 50 ml। अरे जब वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता ही लग गया कि 20 ml है, तो आपके पास कितना बचा, 50 ml। जो बचा वो क्या है, अनरिएक्टिव ऑक्सीजन ही तो बची है, ठीक है। तो 50 ml आ गई अनरिएक्टिव ऑक्सीजन 50 ml। और आपको स्टार्टिंग में दिया था कि 80 ml ऑक्सीजन है आपके पास, तो 80 ml ऑक्सीजन थी आपके पास, जिसमें से 50 ml अनरिएक्टिव है, तो रिएक्टिव ऑक्सीजन कितनी होगी, 30 ml, रिएक्टिव ऑक्सीजन होगी 30 ml, ठीक है। तो अब आपको पता है कि 1 मिलीलीटर के लिए इतने मिलीलीटर आपको ऑक्सीजन रिएक्ट कर, इतने 1 मिलीलीटर हाइड्रोकार्बन से इतने मिलीलीटर ऑक्सीजन रिएक्ट करके इतने आपको मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। तो आपको 10 मिलीलीटर गैसेस दिया था, तो 10 मिलीलीटर के लिए आपने इक्वेशन लिख दी कि 10 मिलीलीटर के लिए आपको 10 टाइम्स इतने मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट करती है, और आपको 10 इंटू एक्स मिलीलीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देती है। बस उसको अब हमने लिख दिया। अब आपको पता है आपकी रिएक्टिव ऑक्सीजन की वैल्यू है, तो रिएक्टिव ऑक्सीजन 10 इंटू एक्स प्लस वाई, और रिएक्टिव ऑक्सीजन का आपने वॉल्यूम निकाला था कि आपके पास 50 अनरिएक्टिव थी, 80 पहले थी, तो 80 माइनस 50 किया तो 30 आया। तो आपके पास रिएक्टिव ऑक्सीजन कितनी थी, 30। तो ए आपकी रिएक्टिव ऑक्सीजन की वैल्यू है एक्स और वाई के फॉर्म में, तो 30 बराबर है 10 इंटू एक्स प्लस वाई बाय 4 के। और आपको कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम हमने निकाला था 20 ml, और 20 ml देखें तो 10x, मतलब आपका 10x जो है वो बराबर होगा 20 के, क्योंकि x के टर्म में अगर वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखें तो 10x के बराबर है, और आपने निकाला वो 20 के बराबर है, ठीक है। तो मतलब 10x बराबर है 20 के, तो 10x बराबर है 20 के, तो इधर से x आ गया 2, इधर से x आया 2, इसको आपने इधर पुट किया, x की वैल्यू 2 पुट की, तो फाइनली आपके पास आ गया, कहां निकाला था, x की वैल्यू आपने 2 पुट की, तो फाइनली आपके पास y4 आ गया। मतलब CXHY लिखना था, तो मतलब x की वैल्यू 2 थी, y की वैल्यू 4 थी, तो आपका इथीन आ गया। ए है पूरी इडियोमेट्री, ए है पूरी इडियोमेट्री। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मैंने सबसे जितना हार्ड हो सकता था मैंने उतना हार्ड करने की कोशिश की क्वेश्चन को, इससे सिंपली आते हैं क्वेश्चन। अगर आपको ए समझ आ गया
तो आप इडियोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन कर दोगे। अब उठा लेना कहीं भी, कोई भी क्वेश्चन जहां भी हो उसको उठा लेना और करके देख लेना, ऐसे करोगे आप, ऐसे, ठीक है। बस एक बार समझने की देरी थी, ठीक है, एक बार समझने की देरी थी, ठीक है। अब बजी, पहले नहीं बज रही थी। जो समझ गए हो, ठीक है, इडियोमेट्री क्लियर है, ठीक है, आई होप क्लियर होगी, ठीक है। बहुत आराम से मैंने समझा, 2-3 बार रिपीट करके समझा कि आपको हजम हो जाए, ठीक है, क्योंकि शायद हजम होने में स्टूडेंट को टाइम लगता है, लेकिन मैं आ गया ना समझ, मैं समझ नहीं आता कि इसमें समझ क्या ना आने वाला है। आपको समझ आ गया होगा, मैं समझ रहा हूं कि आपको तो समझ आ गया है। सब हम दोनों को अब ये नहीं समझ आ रहा है ना कि उनको क्या नहीं समझ आ रहा है ठीक है, चलो चलो आगे चलें। तो ये आपकी इडियोमेट्री हो गई। अब मैं कुछ आपको रिएक्शन बता देता हूं फाइनली लास्ट में, उसके बाद आज इस चैप्टर को, इस लेक्चर को खत्म करते हैं। चैप्टर तो आपका शायद नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाए अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो, ठीक है। देखते हैं कुछ रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता रहा हूं जिसके अकॉर्डिंग कभी कभी आपके मोल कंसेप्ट के आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको कुछ रिएक्शंस पता होनी चाहिए, कुछ रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि कुछ रिएक्शन बता रहा हूं, some important reactions, इसकी बात करते हैं, ठीक है। बात कुछ नहीं करनी है, बस आपको 6 रिएक्शन बतानी है। पहली रिएक्शन, वाटर हाफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर बना देता है। वाह कितनी खास ये तो सबको पता ही है वैसे तो, चलो तब भी कोई बात नहीं। दूसरी रिएक्शन, हैबल प्रोसेस, इससे आपका 2 अमोनिया बन जाता है। तीसरी रिएक्शन, ये दो तो आपको पता ही है। तीसरी रिएक्शन है सोडियम कार्बोनेट की। सोडियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन नहीं होती। सोडियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो टूटता नहीं है, वो टूटता नहीं है, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन पॉसिबल नहीं है, मतलब सोडियम कार्बोनेट हीट की प्रेजेंस में टूटता नहीं है, ठीक बात है, आपको याद रखना है। फोर्थ, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट हीट की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाता है, जो कि आपका सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना देता है, ठीक है, ये आपका बना देता है। तो इसको आप चाहो तो बैलेंस कर लो, मतलब 2 आ जाएगा, बाकी तो बैलेंस ही है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट आपका हीट की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाता है, मतलब टूट जाता है, और आपको सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर दे देता है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर दे देता है, ठीक है। ये आपकी फोर्थ रिएक्शन थी। फिफ्थ रिएक्शन आपकी मैग्नीशियम कार्बोनेट आपको हीट करते हैं जब, तो ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है, सिंपल सी रिएक्शन। इसी तरह आपका अगर लेट्स से बेरियम कार्बोनेट है, ये भी हीट करते हैं तो ये भी आपका बेरियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है। तो ये 6 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये 6 रिएक्शन अपने माइंड में रखना हल्का फुल्का, कि सोडियम का, ये तो 2 आपको पता ही है। सोडियम कार्बन टूटता नहीं है हीट की प्रेजेंस में, सोडियम बाइकार्बोनेट टूट के सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर दे देता है, सिंपल रिएक्शन। मैग्नीशियम कार्बोनेट को तोड़ते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। इसी तरह बेरियम कार्बोनेट को तोड़ते हैं, बेरियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है, ठीक बात है। ये आपके 6 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक क्वेश्चन देख लें क्या इस पे, कि ये मैंने क्यों लिखाई है। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आज के लेक्चर को फिनिश करते हैं। आज के लेक्चर को इसके बाद फिनिश करते हैं। लिख ली, कर दूं, चलो नोट्स बना रहे हो ना भाई? आधे लोग तो स्क्रीनशॉट ही ले रहे होंगे, कौन नोट्स बनाए, कहाँ से अभी 50 रुपये लगा के कापी लेके आए। कापी बोलते थे हम, कॉपी नहीं कापी। कहाँ से कलम लेके आए, पेंसिल लेके आए, इरेजर लेके आए, फिर लिखें। इतना कहाँ हमारे पास टाइम है सर, बहुत बिजी आदमी है सर। अभी एक जानी है, एक मीटिंग करनी है अंबानी साहब से। चलो हम फ्री हैं, आप थोड़े बिजी हो। क्वेश्चन लिखो, इफ 2 ग्राम सैंपल containing sodium carbonate and sodium bicarbonate, okay, loses
0.248 ग्राम when heated. So what is the amount of sodium carbonate in a given sample? आपको ये बताना है, राइट? चलो मैं एक और ऐड कर देता हूं, एंड आफ्टर, मैं छोटा सा एक्सटेंशन और कर रहा हूं कि एक चीज आपकी और करा देता हूं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, एक क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है। करूं? ठीक है, क्वेश्चन मैं करा देता हूं, उसके बाद आप देख लेना जहां भी आपको प्रैक्टिस में मिले। डीपीपी में भी मैं एक दो क्वेश्चन डाल दूंगा, बाकी आप प्रीवियस क्वेश्चन जब करोगे तो उधर भी आप देख लेना, एक आधा क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, किसी ना किसी रिएक्शन के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। मैं एक आपको अच्छा क्वेश्चन करा देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ठीक ठाक लेवल का है। ठीक ठाक भी क्या, इजी है यार, एक बार समझने की दे दी है। ठीक है, कुछ भी नहीं है। देखो 2 ग्राम सैंपल है जिसमें सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट दिया है। मतलब सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, इन दोनों को मिला के देखें तो ये आपका 2 ग्राम है। ए भाई साहब दोनों मिलके 2 ग्राम आपको दे रहे हैं, है ना? ये दोनों मिलके आपका 2 ग्राम दे रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि एक सैंपल है 2 ग्राम का जिसमें सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट है। ये लॉस कर रहा है 0.248 ग्राम जब हम इसको हीट कर रहे हैं। मतलब जब हमने इसको गर्म किया तो इसने 0.428 ग्राम लॉस कर दिया। 0.428 ग्राम लॉस कर दिया, आपसे बोला हुआ है। अच्छा, सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन ए गिवन सैंपल एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, आपसे ये पूछा है। ठीक है, देखते हैं। बस देखना क्या है, आपको पता है सोडियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं, कहां लिखें, इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, अपने पास जगह कम होती है तो क्योंकि क्वेश्चन ही मैं बहुत बड़ा ले लेता हूं, छोटे छोटे क्वेश्चन मैं लेके नहीं आता हूं क्योंकि वो आप खुद ही कर लोगे। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं कि ऐसे लेके आऊं जो आपको काफी कुछ सिखा दे। ठीक है, ये आपके पास दिया हुआ है कि इतना लॉस होता है जब हम इसको हीट देते हैं। अच्छा, तो आपको पता है कि जब सोडियम कार्बोनेट, आपको ये पता है कि सोडियम कार्बोनेट हीट की प्रेजेंस में टूटता नहीं है, ये आपको पता है। आपको ये पता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपका हीट की प्रेजेंस में टूट के आपका सोडियम कार्बोनेट वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देता है, ये आपको पता है। ठीक है, बैलेंस करना है तो 1 मोल के लिए देखना चाहे तो हाफ लिख दोगे, 2 मोल के लिए आप इधर अगर 2 लिखते थे तो इधर 1 लिखते थे। अगर इधर मैं 1 कर दूं, मतलब इधर 2 था तो 2 से डिवाइड कर दूं तो आपका 1 मोल के लिए आ जाएगा 1/2, है ना? बैलेंस रिएक्शन ही है। अच्छा, तो सोडियम सोडियम बाइकार्बोनेट आपको पता है कि हीट करके आपको सोडियम कार्बोनेट और ये सब देता है। मैंने बैलेंस रिएक्शन लिख दी, है ना? ये होता है। अब आपको कहना है कि जब हमने इस सैंपल को हीट किया तो आपको इतना लॉस हो रहा है, लॉस क्या हो रहा होगा? मतलब ये मास किसका दिया हुआ है एक्चुअल में? आप ये सोचो, आपको पता है कि सोडियम कार्बोनेट और टूटता नहीं है, तो मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट को जब आपने डिकम्पोज किया तो आपको सोडियम कार्बोनेट मिला और ए मिला, तो ए तो आपका फर्दर अब टूटेगा नहीं, आप हीट अभी भी दे रहे हो तो ये जो सोडियम कार्बोनेट एक बार बन गया तो टूटेगा नहीं। तो लॉस हुआ क्या? लॉस एक्चुअल में ये ऑक्सीजन हुई, ऑक्सीजन आपकी वेपर बन के उड़ गई और कार्बन भी आपकी वेपर बन के उड़ गई, क्योंकि ये तो टूटता ही नहीं है ना, तो आपके जब आपने हीट किया, हीट करने से आपका ए चीज बनी, इसको तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा, तो ए चीज आपकी टूटी जिससे आपकी ए चीज बनी, इसको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा हीट का। तो फाइनली आपकी लॉस क्या हुई? आप हीट और देते जा रहे हो, तो आपका वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड वेपर के फॉर्म में, आपकी गैस के फॉर्म में उड़ जाएगी। तो आपको जो एक्चुअल में वेट दिया हुआ है ना यार, आपको जो वेट दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है कि वाटर का और इसका जो वेट है, इन दोनों का सम आपको दिया हुआ है, वो बराबर है 0.248 के। कि इतना आपको बोला कि इतना लॉस हो गया जब आपने हीट किया, तो आपको पता है कि लॉस क्या ही होगा, वाटर और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ही लॉस हो सकता है, क्योंकि ये तो आपका लॉस होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये हीट से इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, भाई आराम से बैठा हुआ है, इसको भी हीट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आपका लॉस यही हुआ है, सिर्फ आपका लॉस यही हुआ है। तो बस इसके अकॉर्डिंग ही सोचना है, वही देखते हैं
वही देखते हैं। तो जैसे अगर मैं लिखूं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था, है ना, 1 मोल इसका था, तो इससे आपका हाफ मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट मिला, सोडियम कार्बोनेट, और हाफ मोल आपका कार्बन डाइऑक्साइड मिला, और हाफ मोल आपका क्या मिला, वाटर मिला। ठीक है, हाफ मोल आपका वाटर मिला। ये आपकी रिएक्शन थी। अच्छा, अब आपको दिया हुआ है 2 ग्राम सैंपल था सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। तो अगर मैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का मास लेट से x मान लूं, आपसे ये पूछा ना कि किस सोडियम कार्बोनेट का मास कितना होगा गिवन सैंपल में, कि मतलब 2 ग्राम में से कितने ग्राम आपका सोडियम कार्बोनेट होगा, आपसे पूछ रहे हैं। 2 ग्राम इन दोनों को मिला के है, आपसे पूछा कि इसका कितना होगा ये बताओ, आपसे इसका पूछ रहे हैं। तो लेट से इसका मैंने मास x मान लिया कि इसका मास x होगा, तो इसका मास क्या होगा, पूरे का मास आपको पता है 2 है, तो सोडियम कार्बोनेट का मास क्या हो जाएगा 2 - x। अगर इसका मास मैं x मानूं तो इसका मास 2 - x हो जाएगा, क्योंकि पूरे का मास 2 है, तो x इसका माना तो 2 - x इसका हो गया, 2 - x इसका हो गया। अच्छा ठीक है, तो x हमने मान लिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का मास। तो अब देखो x मान लिया, तो आपको क्लियरली पता है कि 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गिव हाफ मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड हाफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाफ मोल ऑफ वाटर ऑन डिकम्पोजिशन। आपको पता है कि 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपका हाफ मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट और हाफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और हाफ मोल ऑफ वाटर देता है आपको, जिसमें ये दोनों आपके हवा बन के उड़ जाते हैं। ठीक है, ये आपके उड़ जाते हैं, लॉस हो जाते हैं बाद में जब हीट देते रहते हैं, है ना। तो अब आपके पास हमने इसका मास x माना, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर मास। इसका मोलर मास कितना होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का मोलर मास निकाल लेते हैं, तो कितना होगा 23 + 1 + 12 + 48, तो कितना आ गया 23 + 1 + कार्बन, तो ओके राइट, तो आपके पास आ गया 10 4, तो इधर से आ गया आपके पास 4 5, तो 84 आ गया था, है ना, 84 आ गया था। इसका मोलर मास देख लेना, सिंपल है, 84 आ जाएगा। सिंपली आप क्या करोगे 23 + 1 24 + 12 36 36 + 48 84। ठीक है, 84 आपका आ जाएगा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का मास आ गया, मोलर मास है आपका 84। अब आपने अभी इसका मास माना x कि 2 ग्राम सैंपल था, इसमें से x इसको मान लिया तो 2 - x ये हो गया। 1 मोल के लिए आपको पता है कि 1 मोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट से आपको हाफ मोल सोडियम कार्बोनेट, हाफ मोल कार्बन डाइऑक्साइड और हाफ मोल ही वाटर मिलता है। ठीक है, हाफ मोल ही वाटर मिलता है, ये आपको पता है। ठीक है, तो अब आपको गिवन वेट हमने x मान लिया, तो गिवन वेट को डिवाइड कर दूं अगर मैं मोलर मास से, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं आपके पास, x/84 आपके आ गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि आपने मोलर मास माना, इसका गिवन मास मान लिया x, मोलर मास है इसका 84, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट के x/84 आ जाएंगे। अच्छा, 1 मोल के लिए आपको हाफ मोल मिलता है, तो x/84 मोल के लिए आपको कितना मिलेगा, x/84/2 मिलेगा। 1 मोल के लिए आपको हाफ मोल सोडियम कार्बोनेट मिलता है, तो आपके पास x/84 मोल है, तो आपको इतना मोल मिलेगा। x/84 है तो उसका x/84 का भी हाफ हो जाएगा। इसी तरह आपको x/84 इंटू हाफ ए भी मिलेगा, इसी तरह आपको x/84 इंटू हाफ ए भी मिलेगा, ये आपको मिलेंगे। ठीक है, अब आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि इतना मास लॉस हुआ, मतलब इसका मास इतने मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, आपने कार्बन डाइऑक्साइड के मोल निकाल लिए इतने हैं, वाटर के मोल्स आपने निकाल लिए इतने हैं। ठीक है, इन दोनों के आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया कि इतने बन रहे हैं, और आपको पता है ये ए ही लॉस हुआ है, मतलब इन दोनों का मास का ही सम दिया आपको 0.248, इन दोनों का मास की सम दिया 0.248, तो इसका मास और इसका मास का अगर मैं सम करूं तो आपको बराबर होगा 0.248 के। सिंपल सी बात है, क्योंकि इतना मास आपका लॉस हो जब आपने हीट किया, और जब आप हीट करते हो तो आपका लॉस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही होता है, क्योंकि ये तो टेम्परेचर से इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो आपका लॉस ही 2 होते हैं, राइट। अच्छा, तो बस अब क्या लिख सकते हो आप, इसका मास कितना आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का, इतने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिए हुए हैं।
आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हों, आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हों और आपको गिवन वेट निकालना है, तो आप कैसे निकालते हो? आपको पता है नंबर ऑफ मोल बराबर होता है गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर मास के। तो आपको अगर गिवन वेट निकालना है तो n को मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दोगे मोलर मास से तो आपको गिवन वेट मिल जाएगा। नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाई कर दोगे मोलर मास से तो आपको गिवन वेट मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी आपके पास मोल्स आपने निकाले है ना, अभी आपने मास नहीं निकाला है, आपको मास दिया हुआ है, तो आप इसका मास निकाल लो। तो कार्बन, इधर से आप मास कैसे निकालोगे? मास क्या आ जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है? 44। तो 44 को मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ मोल से, नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास से, तो आपको क्या मिल जाएगा? गिवन वेट मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई किया मोलर मास से, तो नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई किया मोलर मास से, तो आपको गिवन वेट मिल गया। कितना आपका आ गया? वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह वेट ऑफ वाटर आ जाएगा, 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि उसका मोलर मास 18 होता है। तो ये आ गया आपका किसका? मोलर मास। ये आपका आ गया गिवन वेट किसका? वाटर का। आपने ये दोनों निकाल लिए। अब बस क्या करना है? अब आपको पता है, आपको पता है कि इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का जो सम है, उसी की वैल्यू दी हुई है आपको 0.248, उसी की वैल्यू आपको 0.248 दी हुई है। बस आपको ये लिखना है, ये लिख दो कि 44x डिवाइड बाय 84। क्वेश्चन टफ नहीं है, बस एक बार अभी समझने का, एक बार सॉल्व करने का तरीका बस आपको सीखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन को एक बार आप तरीका सीख के ही कर पाओगे, ऐसे सीधा नहीं कर सकते थे इसे। एक बार मैंने आपको आज तरीका सिखा दिया, उसके बाद आप क्वेश्चन इसको कर सकते हो इजीली। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, एक बार क्वेश्चन कर लूँ उसके बाद मैं बताता हूँ, राइट। उसके बाद आप खुद सोचना कि क्या इसमें कुछ है, मैं एक बार रिपीट वापस करूंगा। ए आपका है, इसका मास आपने कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकाल लिया, आपने वाटर का मास निकाल लिया। ओ बराबर है आपका, आपको कार्बन डाइऑक्साइड का मास प्लस ऑक्सीजन का मास बराबर दिया है इसके, राइट। क्योंकि आपको बोला है कि जो इतना लॉस हुआ, तो लॉस आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही हो रहा है, तो उसका मास आपका बराबर है 0.248 के, 0.248 के बराबर है ना। ये आपको आपका निकाल लिया। इसको कहाँ सोल्व करें? इधर से आपको x निकालना है, इधर से आपको x निकालना है। अच्छा, तो सोल्व कर लेते हैं। पहले 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर 22 आ जाएगा, इधर 9x आ जाएगा। तो लिखते हैं, तो 22 है ना, ऊपर वाला मोल कंसेप्ट वाली लाइन मिटा दी जाए। अब तो इस लेक्चर नंबर 11 लिखने का टाइम आ गया है वैसे भी। तो ऊपर आ गया 22x डिवाइड बाई 84 और साथ में 9x डिवाइड बाई 84 बराबर 0.248। ठीक है, ये आपका आ गया। यस, तो ये आपके पास आ गया। अब बस इसको इधर ले जाओ, तो कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा ऊपर 22x प्लस 9x कितना हो जाएगा? 31x। 31x बाय 84, 31 बाय 84, तो 84 को इक्वल टू के उस साइड ले जाते हैं, तो बराबर है 84 इंटू 0.48 के, 0.248 के। तो 2.48 31, तो कट जाएगा। देखो 31 इंटू 8, 31 इंटू 8, तो ये आपका है 8 20, हाँ 24। ठीक है, तो 8 31 को मल्टीप्लाई 8 31 इंटू द 8 आपका 248 होता है। तो ये 248 को अगर मैं ऐसे लिखूँ, 248 10⁻³ लिख देता हूँ, है ना। 0.248 दिया था, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 248 इंटू 10⁻8। तो ये आपका कट जाएगा, इधर से आपको 8 मिल जाएगा। 31 8 था 248 होता है, तो 84 इंटू 8 इंटू 10⁻³ तो 84 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8 से। बस अब तो आपको बस मल्टीप्लाई ही करना है। 84 को मल्टीप्लाई किया 8 से, 8 16 24 32, ठीक है, 64 एंड 67, तो 672 और मतलब 0 है तो 0.672 ग्राम आ गया। ए आ गया आपका x की वैल्यू, ए आपकी आई x की वैल्यू। आपने x की वैल्यू निकाल ली। x क्या था आपका? x आपने माना था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का मास। इसका मास आपने माना था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का कि सैंपल में आपका x ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। आपसे पूछा क्या क्वेश्चन में? सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन ए गिवन सैंपल। तो आपने गिवन सैंपल आपका 2 ग्राम था, जिसमें से x ग्राम आपका a है, 2 - x ग्राम a है। आपको सोडियम कार्बोनेट का मास पूछना है गिवन सैंपल में, तो आपने x निकाल लिया। x की वैल्यू है 0.672, मतलब आपने a निकाल लिया कि सैंपल में 0.672 ग्राम आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो सोडियम कार्बोनेट कितना होगा? 2 - x।
2 माइनस एक्स ही होगा, सोडियम कार्बोनेट का मास पूछ रहे हैं इन ए गिवन सैंपल, तो 2 माइनस एक्स आपका होगा सोडियम कार्बोनेट का मास इन ए गिवन सैंपल। तो 2 माइनस एक्स कर लो, 2 माइनस एक्स करेंगे तो कितना आएगा, 2 माइनस 0.672, तो इधर से आ जाएगा आपका, इधर से आ जाएगा 1.33 के करीब, ठीक है 1.33 के करीब। तो पहला आंसर आपका आया इन ए गिवन सैंपल, ए आया आपके पास 1.33, ए आपका आया 1.33, राइट, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बार मैं पहले दूसरा पार्ट भी कर देता हूं फिर देखते हैं। और आप सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन गिवन सैंपल, तो गिवन सैंपल में आपका आया 1.33, ठीक है 1.33। और एक पूछा कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, कि पहले तो आपने ये बताना कि जो आपका स्टार्टिंग में गिवन सैंपल था उसमें मास कितना है, और जब एक बार आपने रिएक्शन करा दी उसके बाद सोडियम कार्बोनेट कितना मास है आपको ये बताना है, ठीक बात है। अच्छा, तो सैंपल में सोडियम कार्बोनेट का मास आपने निकाला कि ये था आपका कितना 1.33, मतलब इसका मास था 1.33, और रिएक्शन के बाद आपको बताना है कि इसका मास कितना रह गया या कितना हो गया। तो पहले 1.33 था, अब जब रिएक्शन कराई तो आपका क्या हुआ, सोडियम, आपका सोडियम बाइकार्बोनेट टूट गया था सोडियम कार्बोनेट में, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में, मतलब जब आपकी रिएक्शन हुई तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी आपका सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया था, सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम बाइकार्बोनेट भी आपका सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया था आफ्टर ए रिएक्शन। मतलब पहले आपके पास इतना था 1.33 ग्राम था, अब जो सोडियम बाइकार्बोनेट था वो भी टूट के आपका सोडियम कार्बोनेट बना रहा है, तो इसका मास चेक कर लो। मतलब आफ्टर ए रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट का मास कितना होगा, वो बराबर क्या इसके ही होगा 1.33, आपका सैंपल में शुरुआत में था, जो कि जब हीट भी देंगे तब भी कुछ नहीं उसमें फर्क पड़ेगा, 1.33 था तो 1.33 रहेगा, क्योंकि हीट से उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सैंपल में 1.33 ग्राम अगर आपका सोडियम कार्बोनेट आपने निकाल लिया तो सैंपल को आप हीट करोगे तो ये तो 1.33 अभी भी रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट आपका टूट के सोडियम कार्बोनेट बनाएगा, और आपका सोडियम कार्बोनेट कितना बन रहा है, x डिवाइड बाई 84 इंटू 2, ये आपका क्या है, ये आपके नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो नंबर ऑफ ग्राम के फॉर्म में निकाल लो, वेट के फॉर्म में, तो x डिवाइड बाई 84/2, और इसका मोलर मास कितना है सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास देख लेते हैं, आपका है 46, 12 एंड आपका 48, तो 6, तो 106 है, 106, तो 106, तो ये आपका आ गया गिवन मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट। इतना मास आपका सोडियम कार्बोनेट का यूज होता है अगर x के फॉर्म में लिखें, तो हम ये लिख सकते हैं सिंपली इसका मास प्लस 106x डिवाइड बाई 84 इंटू 2, इन दोनों मास का जो सम होगा क्या वही मास होगा सोडियम कार्बोनेट का आफ्टर रिएक्शन। गिवन सैंपल में स्टार्टिंग में तो 1.33 ग्राम था जो हमने निकाल लिया था 2 माइनस एक्स करके, एक्स की वैल्यू निकाल लिया था 1.33। अब आफ्टर रिएक्शन आपसे पूछा आफ्टर रिएक्शन कितना होगा, तो 1.33 तो है ही है, उसको टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1.33 तो है ही है। साथ में इधर से भी तो आपको सोडियम कार्बोनेट मिल रहा है, इधर से भी आपको सोडियम कार्बोनेट मिल रहा है, तो इधर से भी आपको सोडियम कार्बोनेट मिल रहा है क्योंकि आपको दिख रहा है। तो कितना सोडियम कार्बोनेट मिल रहा है, इतना मिल रहा है, तो इतना प्लस जो आपके पास स्टार्टिंग में था उन दोनों का सम कर देंगे तो आफ्टर रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट का मास आ जाएगा। तो ये आ गया आपका सोडियम कार्बोनेट का मास आफ्टर रिएक्शन। अब आपको एक्स की वैल्यू पता है, एक्स की वैल्यू आपने कितनी निकाली थी, एक्स की वैल्यू आपने निकाली थी 0.672 आपने निकाली थी। तो बस एक्स की वैल्यू पुट कर दो 1.33 106, ठीक है 106, इधर ही ऊपर पुट कर दूं, एक्स की जगह पे बस मैं पुट कर दूं, जगह कम है, इधर पुट कर दें 0.672 पुट कर दिया मैंने। अच्छा, तो अब सोल्व कर लो, सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2 से इसको काट देते हैं तो ये 53 बचा, तो 1.33 53 इंटू 672, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 672 इंटू 10⁻³ कुछ नहीं करना है, सोल्व भी करना है। अब 84 मैंने इसको ऐसे लिख दिया, क्या 84 से 672 कुछ कटेगा, 84 से 84 इंटू 8 8 24 32 64, हाँ 8 के टेबल पर काटता है, 84 इंटू 8 आपका 672 होता है, तो 8 के टेबल से कट जाएगा, तो 84 से 672 को काटेंगे तो आपका 8 आ जाएगा। कहाँ लिखूं, क्वेश्चन को इरेज कर दिया जाए थोड़ा सा, कि इधर लिख दें, कहाँ लिख दें, जगह कम है अपने पास। चलो आपका x आ गया था ना, x हमने नहीं यार, लेकिन मुझे आपको एक बार वापस रिपीट भी तो करना है,
बबुआ। तो कहाँ लिख दें हम, चलो इधर लिख देते हैं यार, इतने में लिख दें, इतने में, और कहीं जगह तो नहीं है। इसको इरेज कर सकते हैं ना, यही चीज तो ऊपर लिखी है, बस सिंप्लीफाई करके इसको इरेज कर सकते हैं, है ना, कर दें। चलो इसको इरेज कर सकते थे, हाँ इसको इरेज कर सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो ठीक है, उसको सोल्व कर लो। तो 1.33, 84 से 672 कट गया तो इधर 8 आ गया, तो 1.33 53 इंटू 8 इंटू 10⁻³ तो 53 को मल्टीप्लाई कर लो भाई 8 से, 53 को मल्टीप्लाई कर लो 8 से, काम हो गया आपका सारा। 53 को मल्टीप्लाई किया है 824 तो 24 42 8 3 8 24 तो 40 42, ठीक बात है, 42 आ गया। तो हाँ, तो 1.32 तो 424 आया तो 10⁻³ है तो 0.424 हो जाएगा। तो ये आपका 1.33 0.4 तो ये आपका हो गया 1.744 ग्राम आपका आ गया। 1. आपका फाइनल आंसर है 1.744 ग्राम इज अवर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट आफ्टर ए कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, आफ्टर ए कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। क्वेश्चन समझ आया? एक बार मैं 2 मिनट में वापस रिपीट कर देता हूं, उसके बाद इस लेक्चर को खत्म करते हैं। क्या था आपका, 2 ग्राम सैंपल था सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, ठीक है, 2 ग्राम सैंपल था आपके पास सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, जिसमें आपने फिर x मान लिया इसका मास, फिर 2 - x इसका हो जाएगा, ठीक है। आपको बोल रहे हैं जब इसको हमने हीट किया तो इतने ग्राम आपका लॉस हुआ, तो आपको पता है कि हीट करने से इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जितना मास आपका सैंपल में था उतना ही रहेगा, ए बस हीट करने पर टूटेगा, तो ये आपका टूट के ए बनाता था, ये आपने लिख दिया, ठीक है। अब आपको बोल रहे हैं कि 0.248 ग्राम लॉस हुआ, तो जब आपने हीट किया तो हीट करने से आपको ये मिला, तो ए तो अब लॉस होगा नहीं, ये कहीं हवा में तो गायब हो नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो इसको टेम्परेचर से कोई फर्क, हीट से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बस गायब क्या होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपके वेपर बन के उड़ जाएंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है आपके वेपर बन के उड़ जाएंगे, मतलब इन दोनों का मास जो है, इन दोनों का मास का अगर सम कर दे, उस मास का जो सम है उसी की वैल्यू आपको दी थी, आपको पता था कितने ग्राम लॉस हो जाएगा, मतलब लॉस एक्चुअल में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो बस आप इन दोनों का मास आपने निकाला, आपको पता है कि 1 मोल के लिए हाफ मोल ये बनता है, तो x आपने इसका गिवन मास माना x, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, तो इतने नंबर ऑफ, अगर 1 मोल के लिए हाफ मोल आपका बनता है तो x/84 मोल के लिए आपका कितना बनेगा, x/84 डिवाइड बाय 2। इसी तरह इसके नंबर ऑफ मोल्स, इसी तरह इसके नंबर ऑफ मोल निकाल लिए। अब नंबर ऑफ मोल आपने अगर निकाल लिए तो आपको गिवन वेट निकालना कि नंबर ऑफ मोल आपको पता है, आपको गिवन वेट निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो गिवन वेट कितना आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का, 44 से आपने मल्टीप्लाई किया, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास 44, तो नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाई किया मोलर मास, तो गिवन वेट आ गया कार्बन डाइऑक्साइड का, इसी तरह वाटर का आ गया। तो इन दोनों का मास आपने निकाल दिया। अब इन दोनों के मास का सम आपको दिया 0.248 के बराबर, क्योंकि ए दोनों ही आपके लॉस हुए हैं, तो इसका प्लस ए प्लस ए आपका बराबर दिया था 0.248 के, उसको हमने इधर लिखा था, उसको जब हमने सिंप्लीफाई किया, सिंपली क्या किया, 2 से इसको काटेंगे तो 22 बचेगा, इसको इससे काटेंगे तो 9x बचेगा, तो 22x डिवाइड बाई 84, 9x डिवाइड बाई 84 बराबर इसके था। इधर से हम सिंप्लीफाई करेंगे 22x प्लस 9x 31x हो जाएगा, ए बराबर आ जाएगा 84 इंटू 248 इंटू 10⁻³ के। अब आपने 31 से इसको काट दिया तो आपका आ गया 84 इंटू 8 इंटू 10⁻³ लिखा, ये आया आपका 0.672, तो x की वैल्यू आ गई 0.672, और x क्या था आपका, मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इन ए सैंपल। आपसे लेकिन पूछा था कि सोडियम कार्बोनेट का मास कितना होगा सैंपल में, तो सोडियम कार्बोनेट का मास कितना है, x, अगर इसका मास है तो 2 - x इसका, x की वैल्यू इतनी आई, तो 2 - x आपका आ गया था 2 - x की वैल्यू क्या आई थी 1.33, है ना, क्योंकि 0.67 था, तो x की 0.67 माइनस करोगे तो 1.33 ही आएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया था मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन ए सैंपल। तो पहला क्वेश्चन तो आपने सोल्व कर दिया था कि मास ऑफ ए सोडियम कार्बोनेट इन ए सैंपल इज आपका 1.33। लेकिन एक क्वेश्चन मैंने और ऐड कर दिया आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, कि सोडियम कार्बोनेट का मास आपको पहली बात तो सैंपल में बताना है कि एक बार सैंपल में कितना था स्टार्टिंग में, और एक बार जब रिएक्शन हो गई उसके बाद कितना मास हो गया आपको ये भी बताना है। तो सैंपल में तो आपने निकाल लिया था कि 1.33 ग्राम था, आफ्टर रिएक्शन कितना होगा, तो आफ्टर रिएक्शन इसका मास तो 1.33 सैंपल में था, तो उतना तो रहेगा ही, साथ साथ में इधर से भी आपका कुछ मास सोडियम कार्बोनेट का प्रोड्यूस हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट का कुछ मास इधर से भी प्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट आपका हीट करके सोडियम कार्बोनेट देता है। तो बस इसका मास आपने निकाल लिया,
ठीक है, x बाई 84 आपको दिया था, इतने नंबर ऑफ मोल्स थे तो उसके लिए इतने मोल्स बन रहे थे, तो इसके भी आपने मास निकाल लिया। गिवन मास क्या होगा, मोलर मास को मल्टीप्लाई कर दिया आपने नंबर ऑफ मोल से, तो ये आपका आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस आफ्टर ए रिएक्शन। तो ये आपका आ गया आफ्टर ए रिएक्शन इतना बना, तो इतना बना, तो आपको इतना स्टार्टिंग में दिया था 1.33, तो 1.33 आपका स्टार्टिंग में था और इतना अभी बना रिएक्शन होने के बाद। तो बस आपने इधर x की वैल्यू पुट की है ना, x की जगह पे आपने बस x की वैल्यू रख दी 0.672, तो इधर से आपने पुट किया, सोल्व किया, तो इसको जब आपने सोल्व किया तो इधर से आपका क्या आया था, इधर से आपका 53 × 8 × 10⁻³ आ गया था। इसको जब आपने सोल्व किया 0.424 ए आया और ए आया आपका 1.32। तो जब इन दोनों का सम किया तो आपके पास आ गया 1.744 आपका आ गया। तो ये आपका आंसर है कि आफ्टर रिएक्शन इतना मास आपका शुरुआत में था, इतना मास आपका बाद में बना और फाइनली आपका ए मिल गया। फाइनली आपका टोटल मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट आफ्टर रिएक्शन कितना है, 1.744 आपका मास है सोडियम कार्बोनेट का आफ्टर रिएक्शन। और इन सैंपल कितना था, 1.33 था, 1.33 था आपका सैंपल में, 1.33 है ना, 1.33 था ना, तो 5 आ जाएगा ना, इधर 5 लिख लो, छोटी सी बात ही है, कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन आज मैंने अच्छे लिए थे, हार्ड लिए थे, क्योंकि अब आपका लेवल इंक्रीज हो गया है, अब आपको धीरे धीरे लेयर अपनी बनानी भी है ना, हल्के हल्के क्वेश्चन नहीं करते रहने। हालांकि हमने किसी भी लेक्चर में हल्के क्वेश्चन नहीं किए हैं, सारे जेई के, नीट के और जेई एडवांस के क्वेश्चन ही किए हैं, लेकिन अब टाइम आ गया कि आपका लेवल और इंक्रीज करते जाएं और आपको ये क्वेश्चन समझ आ भी रहे होंगे, अब मुझे पता है आपको आ रहे होंगे, राइट, ठीक है। तो आज का लेक्चर यही था यार, आपका आज का लेक्चर इधर तक ही रखते हैं। इडियोमेट्रिक मैंने आपको करा दिया, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पे क्वेश्चन आपको बता दिया कि कैसे आते हैं, ठीक है, और साथ साथ में मैंने आपको फॉर्मेलिटी भी फॉर्मेलिटी के लिए करा दिया, ठीक है। तो आज का रिएक्शन इधर, आज का लेक्चर रिएक्शन नहीं, आज का लेक्चर इधर ही खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में आपका चैप्टर खत्म हो जाए, वादा नहीं कर रहा हूं, कोशिश करूंगा, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही। डीपीपी आपको मिलेगी, उसे सोल्व कर लेना, पिछली डीपीपी की है तो एक बार बता देना मैंने कर ली है सर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए गुड बाय।